तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर का हमारा नाम है शीतयुद्ध का दौर। तो देखिए ये जो चैप्टर है आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 12 वालों के लिए। और आज हम लोग शीतयुद्ध से जितने भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे, हर एक प्रश्न को बारीकी से देखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह हमारे चैप्टर का नाम है शीतयुद्ध का दौर, तो सबसे पहले हम लोग आज शीतयुद्ध को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्यूबा मिसाइल संकट, उसके बाद हम लोग देखेंगे गुट निरपेक्षता, दो ध्रुवताओं का अंत, उसके बाद दो ध्रुव का जो आरंभ हुआ तो वो देखेंगे। फिर हम लोग नाटो, सीटो, सेंटो, हर एक चीज को बारीकी से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि शीतयुद्ध है क्या चीज। ठीक है, देखिए बहुत ही सरल शब्दों में और आसान भाषा में हम लोग सबसे पहले शीतयुद्ध को समझेंगे। तो देखिए शीतयुद्ध क्या है कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो, इसे ही हम लोग शीतयुद्ध कहते हैं। शीतयुद्ध का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा, पूरी तरह से आशंकाएं रहती हैं। ठीक है, डर रहता है, तनाव रहता है, भय रहता है कि युद्ध होकर रहेगा परंतु ऐसा कोई युद्ध नहीं होगा। चांसेस बनेंगे कि युद्ध होगा, ठीक है, बहुत चांस बनेगा कि युद्ध होगा, लेकिन ऐसा कोई युद्ध नहीं होगा, इसे ही हम लोग शीतयुद्ध बोलेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें युद्ध की पूरी संभावनाएं रहेगी, युद्ध की आशंका रहेगी, डर रहेगा, तनाव रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं हो। ठीक है, तो ये क्या है कि ऐसा लगेगा कि युद्ध होकर ही रहेगा, पूरा डर रहेगा, पूरा हथियार का होड़ रहेगा। ठीक है, लेकिन युद्ध नहीं होगा, पूरा चांस पूरा बनेगा कि हो सके युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं होगा, इसे ही हम लोग शीतयुद्ध कहते हैं। और देखिए इस प्रकार का युद्ध अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुआ था। ठीक है, और ये जो इस प्रकार से जो युद्ध हुआ था दो महाशक्तियों के बीच हुआ था, पहला आपका यूएसए और दूसरा आपका यूएसएसआर, यानी कि पहला आपका अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ के बीच यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध आपका 1945 से लेकर 1991 के बीच चला। तो आई होप आप सभी को जो शीतयुद्ध का दौर है, आप शीतयुद्ध जो है शीतयुद्ध को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या है, कुछ नहीं शीतयुद्ध, इसमें क्या है कि युद्ध की पूरी आशंकाएं, पूरा डर तनाव पूरा बना रहेगा, युद्ध होगा लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में ऐसा कोई युद्ध ना हो, इसे हम लोग शीतयुद्ध कहेंगे। लगेगा, चांसेस बनेंगे कि युद्ध होकर रहेगा लेकिन युद्ध होगा ही नहीं। ठीक है, चांस पूरा रहेगा कि युद्ध हो जाएगा लेकिन युद्ध नहीं होगा, इसे हम लोग शीतयुद्ध कहेंगे। ठीक है, और इसमें पूरी संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, डर रहता है, तनाव रहता है, संघर्ष रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता। और इस तरह का युद्ध आपका अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। तो आज हम लोग शीतयुद्ध का जिस प्रकार से 1945 से लेकर 1991 के बीच को हर एक चीज़ों को बारीकी से देखेंगे, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट जो कि 1962 में हुआ था। ठीक है, तो क्यूबा मिसाइल संकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी का एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट जो कि 1962 में हुआ था। ठीक है, देखिए क्यूबा क्या है, क्यूबा एक छोटा सा द्वीप प्रदेश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है। ठीक है, क्यूबा एक छोटा सा द्वीप प्रदेश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है। यह नजदीक तो अमेरिका का है लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। ठीक है, भले ही क्यूबा अमेरिका यानी कि यूएसए के नजदीक है, अमेरिका के नजदीक है, लेकिन उसका जो दोस्ती था, मित्रता था, किससे था, वो यूएसएसआर से था, सोवियत संघ से था। ठीक है, चलिए सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीतिक एवं वित्तीय सहायता देता था। ठीक है, सोवियत संघ जो सोवियत संघ है ना, क्यूबा को पैसा भी देता था और साथ ही साथ कुछ ऐसे चीजें भी बताता था कि ऐसा करो वैसा करो, यानी कूटनीतिक बताते थे। और यहाँ पे वित्तीय सहायता भी दिया करता था सोवियत संघ क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था, इसलिए सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस रूस के सैनिक अड्डों के रूप में बदल देगा। ठीक है, जब इन दोनों के बीच मित्रता थी, दोस्ती था, तो क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाने का प्रयास किया सोवियत संघ। ठीक है, तो सोवियत संघ का जो नेता था निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने सोचा कि अब इनसे तो मेरा मित्रता हो गया, दोस्ती हो गया, इसको मैं सब दे ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं वहाँ पे अपना सैनिक अड्डा बनाऊं जिससे वहाँ से हम अमेरिका को डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। ठीक है, तो अमेरिका पर हमला करने के लिए रूस ने, सोवियत संघ ने ऐसा प्लान बनाया कि वहाँ पे अपना अड्डा बनाया जाए। ठीक है, ठीक है,
और इन्होंने 1962 में ऐसा कर दिया और 1962 में अपना वहाँ पे मिसाइल तैनात कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, क्रुश्चेव जो है, निकिता क्रुश्चेव, आप सभी सोच रहे हैं कि एक लड़की है, नहीं, निकिता क्रुश्चेव एक पुरुष है। ठीक है, और इन्हीं यही बोले थे कि यहाँ पे हम लोग तैनात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या। और 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने अपनी परमाणु मिसाइलें स्थापित कर दिया। ठीक है, और इसी प्रकार जो मिसाइलें हैं वहां पे तैनात कर दिया। भले ही देखिए क्या है, क्यूबा एक छोटा सा द्वीप देश है और अमेरिका से इसका मतलब अमेरिका के नजदीक है, लेकिन इसका जुड़ाव सोवियत संघ से, यूएसएसआर से है। तो इसीलिए जो छोटा देश था इसको बहुत सारा पैसा भी देते थे, कूटनीति देता था यूएसएसआर। और यूएसएसआर ने क्या सोचा कि मैं यहीं पे अपना सैनिक अड्डा बनाऊंगा और सैनिक अड्डा बनाने के बाद अमेरिका पे यहीं पे हमला करूंगा। ठीक है, और बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बोर्ड स्पेस नहीं है, इस कारण से मैं लिख नहीं पाया हूँ, तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप सुनने का प्रयास करें। ठीक है, जब 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने अपनी परमाणु मिसाइलें स्थापित कर दी, तो इस प्रकार हथियार की तैनाती के बाद अमेरिका नजदीकी ठिकाने पर आ चुका था। ठीक है, और अमेरिका नजदीकी ठिकाने पर आ चुका था और सोवियत संघ के लगभग 2 गुने से ज्यादा ठिकानों पर नुकसान पहुंचा सका। ठीक है, और देखिए ये जो सोवियत संघ था उसको नजदीक आ गया था और अमेरिका को बहुत ही समस्याएं झेलना पड़ती थी अगर वो चाहता तो। ठीक है, और ये 2 गुना ठिकानों पर ही नुकसान पहुंचा सकता था सोवियत संघ। ठीक है, बहुत ही नजदीक आ चुका था और अमेरिका को इस बात की खबर 3 सप्ताह बाद मिला था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नोट करने वाली बात बता रहा हूँ, आप सभी नोट कर लीजिए। जो क्यूबा में जो मिसाइलें जो यहाँ पे लगा दिया था 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने, ठीक है, सोवियत संघ द्वारा, तो अमेरिका को इस बात को खबर नहीं थी। ठीक है, इसको 3 हफ्ता बाद पता चला। अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्यूबा में मिसाइल जो तैनात किया था रूस ने, सोवियत संघ ने, तो अमेरिका को कब पता चला, तो अमेरिका को 3 सप्ताह बाद पता चला। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, 3 हफ्ता बाद इसको पता लगा। ठीक है, जिसके चलते अमेरिका के नेता जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ करने से डर रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाए। ठीक है, और वहाँ के जो नेता थे, जो जॉन एफ कैनेडी, इस नाम को याद रखिए, जॉन एफ कैनेडी कुछ ऐसा नहीं करना चाहते थे जिनसे दोनों देशों के बीच युद्ध हो। ठीक है, चलिए, तो हम सभी ने अभी क्यूबा मिसाइल संकट को पढ़ लिया, तो आई होप आप सभी को क्यूबा मिसाइल संकट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे शीत युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, क्या कारण था, क्या रीजन रहा होगा शीत युद्ध का होने का। ठीक है, क्या स्टार्टिंग कैसे हुआ, तो सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं और अच्छी तरीके से हम लोग जानेंगे कैसे स्टार्ट हुआ आपका शीत युद्ध। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे प्रथम विश्व युद्ध को। तो हम सभी जानते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध था आपका, हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से आपका 18 के बीच हुआ था। ठीक है, अगर हम लोग पूरा डेट की बात कर सकते हैं तो पूरा डेट आपका हो जाता है 28 जुलाई सन 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 के बीच आपका प्रथम विश्व युद्ध चला था। दूसरा विश्व युद्ध का बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो दूसरा विश्व युद्ध आपका हुआ था 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 का बीच। इस डेट को याद रखिए पूरा, बहुत अच्छा लगेगा और जिससे कि एग्जाम में और भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के समय पूरे विश्व 2 खेमों में यानी कि 2 गुटों में बंट गया। पहला आपका था मित्र राष्ट्र और दूसरा था आपका ध्रुव राष्ट्र। ठीक है, तो देखिए मित्र राष्ट्र में कौन था, ध्रुव राष्ट्र में कौन था, तो ठीक है देखिए इसका नेतृत्व यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस करते थे। ठीक है, जो मित्र राष्ट्र था उसका नेतृत्व करता था। इसमें कौन कौन से देश थे, इसमें अमेरिका था, सोवियत संघ था, आपका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये सभी आपका मित्र राष्ट्र में था। ठीक है, और यही जो मित्र राष्ट्र है इसे ही दूसरा जो विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध में इसको विजयी मिला, यानी कि यही जीते थे। ठीक है, अब दूसरा जो था वो था आपका ध्रुव राष्ट्र। और ध्रुव राष्ट्र में कौन था, ध्रुव राष्ट्र में इसका नेतृत्व आपका जर्मनी कर रहा था, जापान कर रहा था और इटली कर रहा था। ठीक है, ये 3 नाम है जिसको आप याद रखिए, और भी थे तो अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र, ध्रुव राष्ट्र समझ गए। इसमें जो नेतृत्व कर रहा था आपका अमेरिका था, सोवियत संघ था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, इसका नेतृत्व कर रहा था और मित्र राष्ट्र जीते थे। जबकि जो ध्रुव राष्ट्र था और ध्रुव राष्ट्र दूसरे विश्व में हारे थे। ठीक है, जो हार का सामना करना पड़ा था वो करना पड़ा था आपका दूसरे जो विश्व में हारा था वो हारा था आपका ध्रुव राष्ट्र।
धुरी राष्ट्र का मतलब होता है, जो मान लीजिए कि धूल चढ़ गया, धूल चढ़ गया धुरी राष्ट्र, तो कौन कौन था धूल चढ़ने वाला? जर्मनी था, जापान था, इटली था। तो नामों को भी अच्छे प्रकार से आप लोग याद रखिए। तो दूसरा विश्व युद्ध में 2 खेमों में बढ़ गया, 2 गुटों में बढ़ गया। मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। जीता कौन? मित्र, यानी कि दोस्ती, अगर दोस्ती बना जाए तो जीत जाएगा, तो मित्र राष्ट्र वाला जीत गया। अमेरिका था, यूएसएसआर था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, ये सभी था, जीत गया। धुरी राष्ट्र यानी कि धूल चढ़ गया, धूल कौन कौन चढ़ गया? जर्मनी चढ़ गया, जापान चढ़ गया, इटली चढ़ गया, ये सभी धुरी राष्ट्र में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि दूसरा विश्व युद्ध का अंत 1945 में हो गया, क्या कारण था? अंत का कुछ तो कारण रहा होगा, उसी चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, और दूसरा विश्व युद्ध का अंत 1945 में हो गया था, यानी अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। कारण क्या था कि अमेरिका ने क्या किया था? अगस्त 1945 में जापान के 2 शहर, पहला तो आपका हिरोशिमा, दूसरा आपका नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया। इसके तहत दूसरा विश्व युद्ध का अंत हो गया था। ठीक है, तो हम सभी को पता है 1945 में बम गिराया गया था, और इसी के तहत जो दूसरा विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, 1945 में समाप्त हो गया। तो देखिए, पहला जो बम आपका गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा में गिराया गया था। अब कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को आपका पहला बम गिराया गया था, और 9 अगस्त 1945 को आपका जो दूसरा बम गिराया गया था वो गिराया गया था नागासाकी में। ठीक है, हिरोशिमा 6 अगस्त 1945, नागासाकी 9 अगस्त 1945, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही आपका जो ऐसे शहर थे जहाँ जापान में गिराए गए थे बम। अगर बमों की नाम की बात कर सकते हैं तो याद रखिए, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 6 अगस्त 1945 में जो बम आपका गिराया गया था, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, और 9 अगस्त 1945 में जो गिराया गया था उसका उस बम का नाम था फेट मैन। ठीक है, तो 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 नागासाकी फेट मैन। अगर बमों की क्षमता की बात कर सकते हैं, वेट की बात कर सकते हैं, ठीक है, तो 15 से 20 टन इसका क्षमता था बमों का। ठीक है, तो जिस प्रकार ये बम गिराए गए थे उस समय गिराए गए थे 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, तो 15 से 20 टन इसका वजन था। ठीक है, क्षमता था इसका। तो आया होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो पहला आप याद रखिए 28 जुलाई 1914 प्रथम विश्व युद्ध, इसे भी याद रखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, 11 नवंबर 1918 तक चला था। दूसरा जो आपका 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945, और दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है, 2 खेमों में बढ़ गया, 2 गुटों में बढ़ गया पूरा दुनिया। पहला आपका मित्र राष्ट्र, ध्रुव राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? यूएसए था, यूएसएसआर था, यूके था, और फ्रांस था। ठीक है, याद रखिए, जीता कौन? मित्र, जो दोस्ती बन करेगा वही जीतेगा। तो जीत गया मित्र राष्ट्र वाला, ध्रुव राष्ट्र यानी कि धूल चटने वाला था। ठीक है, और हार गया ये सभी दूसरा विश्व युद्ध में, और इसमें था जर्मनी, जापान और इटली। और मेन कारण था आपका दूसरे विश्व युद्ध का अंत होने का, तो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराया गया था, इसी कारण से आपका अंत हो गया। ठीक है, अब देखिए, जब यहाँ पे बम गिरा दिया गया अमेरिका द्वारा, तो बहुत सारे लोगों का कुछ कहना भी है, तो उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और सारे लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए, अमेरिका पर आलोचनाएं क्या क्या हो रही थी? अमेरिका पर क्या आलोचनाएं हो रही थी? लोग कह रहे थे कि जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो ऐसे में बम गिराने की क्या जरूरत। ठीक है, जब 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में जापान पर परमाणु बम गिरा दिया, ठीक है, तब लोग क्या कर रहा था, अन्य देश क्या कर रहे थे, जब जापान खुद आत्मसमर्पण करने ही वाला था तो अमेरिका को क्या कारण क्या था उस पर बम गिराने की जरूरत। ठीक है, वही दूसरे लोग बोल रहे थे, ठीक है, आलोचना कर रहे थे। तो अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, अपने बचाव के लिए अमेरिका भी क्या बोलता है। ठीक है, अमेरिका बोल रहा है कि अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा कि हम चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और आगे नुकसान ना हो। ठीक है, देखिए, सभी लोग यह बोल रहे थे कि जब जापान खुद बोल रहा, खुद आत्मसमर्पण कर रहा, तो क्या रीजन, क्या कारण था कि तुम उस पर बम गिरा दिए। तब अमेरिका बोल रहा है कि मैं जल्द से जल्द इस दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त करना चाह रहा था, इसलिए मैंने बम गिरा दिया। ये अमेरिका का कहना है। ठीक है, तो हमले का पीछे का जो मेन उद्देश्य है उसे हम लोग जानने का प्रयास करें। मेन उद्देश्य क्या था? अमेरिका सोवियत संघ के साथ सभी देशों को यह दिखाना चाहता था कि वह सबसे ताकतवर है। ठीक है, अब जब यहाँ पे बम गिराया गया, ठीक है, आपका जापान में, तो बम गिराने का कारण, मेन उद्देश्य क्या था? वो अपना पावर दिखा रहा था। अमेरिका क्या दिखा रहा था? अपना पावर दिखा रहा था कि देखिए, मैं यहाँ पे बम गिरा सकता हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ जापान को ही नहीं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ को ही नहीं,
पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि देखिए मेरा पावर कितना है, कितना मेरे पास शक्ति है कि मैं बम गिरा सकता हूँ। ठीक है, मेन कारण वो था, अपना ताकत दिखाने के लिए वो बम गिराया था। और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध का शुरुआत हुआ। और जैसा ही आप सभी का जो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है और वैसे ही आप सभी का शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो शीत युद्ध प्रारंभ यहीं से होता है, जैसे आप सभी का दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में समाप्त होता है और आपका दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और दूसरा विश्व युद्ध कैसे प्रारंभ होता है, तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे और एक लाता हूँ टॉपिक, उसको बताऊंगा, इसको पहले इसमें मिटा लेता हूँ। ठीक है, चलिए तब तक वीडियो में बने रहें। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दो ध्रुव विश्व का आरंभ। ठीक है, दो ध्रुव विश्व का आरंभ कैसे है वो उस चीज को देखेंगे। और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होते ही अमेरिका तथा सोवियत संघ ने विश्व को दो गुटों में बांट लिया। ठीक है, यानी विश्व दो ध्रुवों में बट गया, यही आपका दो ध्रुवीय विश्व है। ठीक है, अमेरिका तथा सोवियत संघ ने क्या किया, जैसे आपका दूसरा विश्व समाप्त होता है और अमेरिका तथा सोवियत संघ ने विश्व को दो गुटों में बांट दिया, यानी कि पूरा विश्व फिर से दो ध्रुव में बट गया, यही आपका दो ध्रुवीय विश्व है। ठीक है, पहला आपका हो जाता पूर्वी यूरोप और दूसरा आपका पश्चिमी यूरोप। ठीक है, और ये जो बंटवारा होता है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, सबसे पहले जो बंटवारा होता है वो होता है यूरोप महाद्वीप से। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बंटवारा जो होता है वो कहाँ से होता है, तो आपको बताना है कि यूरोप महाद्वीप से। ठीक है, पहला जो है आपका हो जाता है पूर्वी यूरोप और दूसरा हो जाता है आपका पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप में जो आते हैं वो आते हैं आपका सोवियत संघ वाले, और जो पश्चिमी यूरोप में आते हैं वो आते हैं अमेरिका वाले। ठीक है, और अमेरिका को हम लोग पहली दुनिया के नाम पे जानते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न एक नंबर में पूछ लिया जाए कि पहली दुनिया में कौन किसको हम लोग जानते हैं, तो अमेरिका वाले पहली दुनिया हो जाएंगे। और दूसरी दुनिया की बात कर सकते हैं तो आपका जो सोवियत संघ वाले हैं, सोवियत संघ वाले आपके दूसरी दुनिया में हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया क्या है दो ध्रुवीय विश्व। जैसे ही आपका दूसरा विश्व समाप्त होता है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने पूरे विश्व को फिर दो गुटों में बांट दिया, यानी कि दो ध्रुव में बट गया। पहला आपका हो जाता है पूर्वी यूरोप, दूसरा आपका पश्चिमी यूरोप। अब देखिए पूर्वी गठबंधन क्या है और आपका पश्चिमी गठबंधन क्या है, उससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश ने सोवियत संघ का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को हम लोग गठबंधन, पूर्वी गठबंधन कहते हैं। ठीक है, क्या है पूर्वी गठबंधन, देखिए पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश सोवियत संघ का पक्ष लिया, यानी कि पूर्वी यूरोप उस साइड वाला जो है पूरब की ओर है, तो उन जितने भी देश है पूर्वी यूरोप वाले जितने भी देश है उन सभी ने सोवियत संघ का पक्ष लिया। ठीक है, इसके साइड में लिया। ठीक है, और इन्हीं देशों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वी गठबंधन। जितने भी पूर्व की जितने भी देश हैं, जितना भी इसका सोवियत संघ का जो पक्ष ले रहा था, इसका सपोर्ट जो कर रहा था, उसे हम लोग कहेंगे पूर्वी यूरोप वाले लोग या तो फिर पूर्वी समूह वाले गठबंधन। ठीक है, पूर्वी गठबंधन वाले। अब आते हैं पश्चिमी गठबंधन में क्या। देखिए पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, इन्हीं देशों के समूह को हम लोग पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। ठीक है, अब पश्चिमी यूरोप कि अधिकतर देशों ने किसका पक्ष लिया, अमेरिका का पक्ष लिया, यानी कि अमेरिका के जितने भी पक्ष ले रहे थे, ठीक है, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। और जो सोवियत संघ का पक्ष ले रहा था उसे हम लोग कहेंगे पूर्वी गठबंधन। समझ में आ गया होगा पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन। देखिए सिंपल सा बात है, जो लोग पूर्वी यूरोप से अधिकतर देश जो सोवियत संघ का पक्ष ले रहा था वो होगा आपका पूर्वी गठबंधन, और जो अमेरिका का पक्ष ले रहा था पश्चिम की ओर से वो आपका हो जाएगा पश्चिमी गठबंधन। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं क्या है कि पूर्वी यूरोप के अधिकतर देशों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया तथा पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इसे पूर्व बनाम पश्चिम का संघर्ष भी कहा जाता है। देखिए एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, बनाम का मतलब क्या होता है। बनाम का मतलब समझ रहे हैं, बनाम का मतलब होता है वर्सेस। आप सभी देखते हैं ना मैच वगैरह, ठीक है, तो वर्सेस को हम लोग बनाम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरब बनाम पश्चिम ही है। जो बहुत सारे अधिकतर देशों ने, जो पूर्वी यूरोप वाले लोग हैं वो आपका सोवियत संघ का पक्ष ले रहे थे, और पश्चिम यूरोप वाले लोग आपका अमेरिका का पक्ष ले रहे थे। इन्हें ही हम लोग पूर्व बनाम पश्चिम का संघर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से हम सभी ने समझ लिया क्या है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, जैसे ही आपका दूसरे विश्व समाप्त होता है अमेरिका और सोवियत संघ फिर विश्व को दो गुटों में बांट लेता है। पहला आपका यानी कि आपका हो जाता है पूर्वी यूरोप, दूसरा आपका पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप में वो देश आते हैं जो कि सोवियत संघ का पक्ष लेता है, जो कि दूसरी दुनिया का है। पहली दुनिया वाला कौन होते हैं, अमेरिका होते हैं, जो कि पश्चिमी यूरोप वाला होता है। ठीक है, तो आप सभी समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक बार यहाँ पे बता रहा हूँ, अमेरिका जो है ना आपका इस साइड में पूरा जब यहाँ पे बांट दिया गया, और इस साइड में आपका है आपका USSR, यहाँ पर USA। ठीक है, तो
इस साइड वाले जितने भी हैं आपका ये पूर्वी वाला हो जाते हैं, और इस साइड में है वो सब पश्चिमी वाला हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। इधर वाला जितने भी होगा यूएसएसआर वाला सब पूर्वी में चले जाएंगे, और इधर वाला जितने भी है वो आपका पश्चिमी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे आपका घुटने निरपेक्षता। ठीक है, जिस तरह से हम सभी ने देखा, पहली दुनिया किसे कहते हैं, अमेरिका को कहते हैं। दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, सोवियत संघ कहते हैं। उसी प्रकार एक तीसरी दुनिया है, उस तीसरी दुनिया को हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि गुटनिरपेक्ष, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं, और बहुत ही वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं गुटनिरपेक्ष। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो इस सभी को अगर आप सभी को उतारने का मन करता है तो उतार सकते हो। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या है गुटनिरपेक्षता। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग देखेंगे गुटनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, तो जिस प्रकार से पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि आपका शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। और शीत युद्ध प्रारंभ होने के बाद पूरे विश्व को दो गुटों में बांट गया। पहला तो आप सभी पढ़े कि अमेरिकी गुट, और दूसरा हम सभी ने पढ़ा कि सोवियत संघ गुट, यानी कि जो पूर्वी गठबंधन था, पश्चिमी गठबंधन था, इन दोनों में बट गया। ठीक है, तो इन दोनों में बंटने के बाद कई सारे देश पहले दुनिया में आने लगे, और कई सारे देश दूसरी दुनिया में आने लगे। ठीक है, तो यहीं से स्टार्टिंग होता है आपका गुटनिरपेक्षता, यानी कि ना तो वो पहले दुनिया में रहना चाहते थे, ना ही वो दूसरी दुनिया में रहना चाहते थे, यानी कि अपना एक दूसरी गुट मतलब रहना चाहते थे, यानी कि तीसरी दुनिया में लोग रहना चाहते थे। ठीक है, ना तो पहले दुनिया में शामिल होना चाहते थे, और ना ही आपका दूसरी दुनिया में। बोल रहा था कि अब मैं तो ना जाऊंगा अमेरिका के पास, ना ही मैं जाना चाहता हूँ सोवियत संघ के पास, क्योंकि उन देशों को अभी नौ स्वतंत्र देश थे, अभी अभी उन्हें स्वतंत्रता ही मिला था, और फिर से वो किसी के गुट में मतलब पक्ष में जाना नहीं चाहते थे। तो चलिए यही है आपका गुटनिरपेक्षता देखने का प्रयास करेंगे। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है कि अपने आप को सभी गुटों से अलग रखना। ठीक है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि अपने आप को सभी गुटों से अलग रखना। ठीक है, देखिए क्या है कि वैसे देश जिनको अभी अभी स्वतंत्रता मिली थी, अथवा विकासशील देश किसी भी गुट को शामिल नहीं होना चाहते थे। इनमें वो देश शामिल आते हैं जो कि अभी अभी स्वतंत्रता प्राप्त हुए थे। जिस प्रकार से हमें 47 में स्वतंत्रता मिला था और श्रीलंका को मिला था, तो कई सारे देश ऐसे थे जो कि विकासशील है, पूरी डेवलप नहीं किया है। ठीक है, वो अपना वो एक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वो भी किसी गुट में शामिल होना नहीं चाहता था। और ऐसे देश जिसे अभी स्वतंत्रता मिली थी वो सोच रहे थे कि मैं अलग ही रहूं। ठीक है, और इसलिए इन देशों ने गुटनिरपेक्षता नीति अपनाई, अर्थात वे किसी भी गुट में शामिल हुए बिना अपनी स्वतंत्रता, राजनीतिक व आर्थिक विकास की नीति को अपनाना चाहते थे। ठीक है, वो क्या सोच रहे थे कि मैं ना तो अमेरिका के पक्ष लेना चाहता हूँ, ना ही सोवियत संघ के पक्ष लेना चाहता हूँ। ठीक है, वो स्वतंत्रता अभी अभी प्राप्त की है, तो अभी वो अपने हिसाब से ही रहना पसंद करते थे। ठीक है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन का आरंभ सन 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के साथ किया गया था। ठीक है, और देखिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन का जो आरंभ हुआ था, ये प्रश्न आपका पूछ लिया जाए एक नंबर में, तो बताइएगा आपका 1961 में प्रारंभ हुआ था। और एक प्रश्न आपका पूछ सकता है, तो ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था, वो आपका बेलग्रेड में। ठीक है, पहला जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था आपका बेलग्रेड में हुआ था, सन 1961 में हुआ था। ठीक है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। प्रश्न पूछे जाते हैं पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आप सभी को बता देना है कि सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, चलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों की बात कर सकते हैं। 5 संस्थापक मुख्य रूप से हैं, और इन पांचों को नाम आप सभी को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है। तो एक एक करके पांचों नामों को देखेंगे, और आप सभी को देश के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि कौन कौन से देश से कौन 5 देश यानी नेता थे। ठीक है, चलिए देखिए पहला हम लोग बात करेंगे संस्थापक की। तो पहला यहाँ पे हो जाते हैं यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो। ठीक है, तो यह नाम आप लोग याद रखिए, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रूज टिटो। आप सभी को आपका बुक में मिल जाएगा। ठीक है, बुक को रीड करते हैं तो मिल जाएगा ये नाम सभी। फिर आपका भारत से कौन है, भारत से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम राष्ट्रीय मतलब पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और फिर दूसरा आपका जो होता है मिस्र से आपका गुलाम अब्दुल नासिर। ठीक है, गुलाम अब्दुल नासिर मिस्र से, और इंडोनेशिया से सुकरोनो, और घाना से वामी एन कुरुमा। एक एक करके फिर से देखेंगे हम लोग। देखिए यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिट्टो, टिट्टो साहब कहाँ के थे, वो थे आपका यूगोस्लाविया के। भारत से कौन था, इंडिया से हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री।
अब मिस्र से कौन था? मिस्र से था गुलाम अब्दुल नासिर, ठीक है, गुलाम अब्दुल नासिर मिस्र से, 3 हो गया। चौथा आपका इंडोनेशिया था, और इंडोनेशिया से सुकर्नो जी, ठीक है, सुकर्नो कहाँ से थे? इंडोनेशिया से। और घाना के वामी एनक्रोमा। तो इस प्रकार से आपका कुछ नहीं है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता आप सभी ने देख लिया क्या है गुटनिरपेक्षता, कि अपने आप को सभी गुटों से अलग रखना, यानी कि तीसरी दुनिया वाले लोग। अगर प्रश्न आपका कहीं पूछ लिया जाए कि तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है, तीसरी दुनिया में कौन है, तो जो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना रहे हैं वही आपका ये है तीसरी दुनिया, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, साधारण शब्दों में हम लोग समझने, कुछ समझने वाली बात नहीं। मगर मेरी बातों को आप अगर ध्यान पूर्वक समझते हो, सुनते हो, तो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और इनके जो संस्थापक थे, 5 संस्थापक माने जाते हैं मुख्य तौर पर। जोसेफ ब्राइट टिटो, फिर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलाम अब्दुल नासिर, सुकर्नो और वामी एनक्रोमा। अब थोड़ा हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे गठबंधन है, मतलब बनाए गए थे, नाटो सीटो सेंटो, जो कि मैं अभी थोड़ा थोड़ा मैं आप सभी को इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। और नाटो सीटो सेंटो का एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें पूरा डीप तरीके से हम लोग देखेंगे एक एक चीज़ को, क्योंकि अभी अगर देखें तो बहुत ही बड़ा चल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो मैं जितने भी प्रश्न पूछ जाएंगे एग्जाम में 1 नंबर टाइप का, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले नाटो की बात करेंगे। तो नाटो की स्थापना पूछा जाता है, तो नाटो की स्थापना किया गया था आपका सन 1949 में, ठीक है। 1949 में नाटो की स्थापना किया गया था। और किसने स्थापना किया था? अमेरिका ने किया था, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यूएसए ने किया था नाटो की स्थापना। बस नाटो से इतना प्रश्न पूछा था 1 नंबर में। फिर सीटो की बात करेंगे। सीटो की स्थापना हुआ तो 1954 में हुआ था, यह भी अमेरिका द्वारा बनाया गया था, ठीक है। फिर सेंटो की बात करेंगे। सेंटो की स्थापना 1955 में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे 55 होगा, ठीक है। 1955 में आप सभी का सीटो की स्थापना किया गया था। अमेरिका ने 3 बनाया था। पहला आपका नाटो सीटो सेंटो। नाटो आपका 1949, सीटो का बात करेंगे 1954 में, और 1955 में आप सभी का सेंटो आ गया। उसी प्रकार वार्सा संधि भी एक है, तो वार्सा संधि 1955 में बनाया गया था, ठीक है। वार्सा संधि 1955 में बनाया गया था, और वार्सा संधि को बनाया था वो यूएसएसआर ने बनाया था, यानी कि सोवियत संघ ने। जिस प्रकार से नाटो सीटो सेंटो की स्थापना किया यहाँ पे अमेरिका ने बनाया, तो सोवियत संघ भी अपने बचाव के लिए एक बनाता है जिसका नाम है वार्सा संधि, यानी कि वार्सा पैक्ट भी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वार्सा पैक्ट बोलिए या तो फिर वार्सा संधि बोलिए, जिसे 1955 में बनाया गया सोवियत संघ द्वारा, तो ठीक है। तो इसी प्रकार जितने भी प्रश्न बन रहे थे, जितने भी टॉपिक्स थे, हर एक चीज़ को लोग बारीकी से देख लें एक एक करके। और आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो पहला चैप्टर इस प्रकार से हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दें, और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। अगर आप सभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और इसी प्रकार से हर एक चैप्टर को देखना चाहते हैं, इसी प्रकार से देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या हो, जैसे भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप देख पाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रख लें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। और जिस भी सब्जेक्ट का आप सभी को बनाने का रहेगा आप कमेंट कर दें, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएं। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है, या फिर राइटिंग में दिक्कत होता है, दिखाई नहीं देता है, छोटा लिख रहे हैं, बड़ा लिख रहे हैं, राइटिंग दिक्कत होता है, बोलने में दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप सभी बोलिए कि आवाज़ आपका धीमे आता है, जोर से आता है, तो मैं वहाँ पे आप सुधार करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।